सो yesterday हमने कवर किया था यहाँ पे डिफरेंट सम डेफिनेशंस को हमने कवर किया था। फिर हमने यहाँ पर देखा था सेल और अग्रीमेंट टू सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देन व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। देन हमने यहाँ पे चेक किया था सेल और हायर परचेज में क्या डिफरेंस है, सेल और बेलमेंट में क्या डिफरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब वर्क लेबर को भी हमने यहाँ पे कवर किया था सेल्स के साथ में। अब आगे जब हम देखेंगे तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। ठीक है, तो इसका सिंपल तरीका यहाँ पे क्या है, देखो एट द एंड ऑफ द डे अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स इज आल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच मींस देयर हैज टू बी अ बायर। ओके, जिसको आप बोल सकते हैं देयर हैज टू बी एन ऑफर। ओके, तो अगर मैं बायर नहीं लिख के कॉन्ट्रैक्ट से अगर स्टार्ट करूं, सो देयर हैज टू बी अ ऑफरर एंड देन यू नीड एन एक्सेप्टर। करेक्ट, ऑफरी जिसको आपने ऑफर दिया और वो एक्सेप्ट करेगा, सो एक्सेप्टर। यू नीड अ ऑफरर, यू नीड एन एक्सेप्टर। हियर द ऑफरर कैन बी द बायर एंड द एक्सेप्टर कैन बी द सेलर, और वाइस वर्सा। यहाँ पर ऐसा हो सकता है हियर यू हैव सेलर एंड हियर यू हैव द बायर। तो इस तरीके से आपका ये वर्क कर सकता है। ओके, अब फर्दर अगर आप यहाँ पे देखो तो इट सेज दैट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय। ये देखो, एन ऑफर टू बाय और सेल द गुड्स फॉर अ प्राइस। प्राइस मींस मनी कंसिडरेशन एंड दैट ऑफर इज गेटिंग एक्सेप्टेड। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट इनका हो सकता है, दिस कैन बी फॉर द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, तो वो सेल हो जाएगा और उसमें आपका इमीडिएट पेमेंट हो जाएगा, या फिर दोनों ही इमीडिएटली हो जाएंगे, या फिर गुड्स अभी डिलीवरी हो रहा है, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होगा, या फिर डिलीवरी और पेमेंट दोनों ही पोस्टपोन कर दिया जाएगा जो कि इंस्टॉलमेंट में होगा। सो यहाँ पर उन्होंने बेसिकली क्या कर दिया, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसका बाइफरकेशन कर दिया, उसके वैरायटीज आपको बता दिए कि ऐसे ऐसे आपके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। अब अगर फर्दर आप यहाँ पे देखो तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है, इट कैन बी मेड इन राइटिंग, इट कैन बी मेड बाय वर्ड ऑफ माउथ। तो आप एक बात बताओ, जब आप कहीं पर केक ऑर्डर प्लेस करते हो ऑनलाइन या लेट्स से ऑफलाइन, अगर आप केक ऑर्डर प्लेस करते हो, आप एडवांस पेमेंट करते हो, तो आपको वो एक बिल उठा के देता है। वो बिल आपके लिए क्या हो गया, द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इन राइटिंग। आप अपने घर के पास से कुछ गुड्स को खरीद के लेकर आते हो, दैट इज बाय वर्ड ऑफ माउथ। इट कैन ऑल्सो बी पार्टली इन राइटिंग, पार्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ। इट कैन ऑल्सो बी इम्प्लाइड। आप एक फ्रूट वाले के पास गए और वहां पर आप फ्रूट खाने लग गए, तो this is implied by the conduct of the party that you are now the buyer and the other person is the seller। तो इसी का एनालिसिस यहाँ पे दिया है कि a contract of sale may be made in any of the following modes। तो उसमें आपको जैसे बताया, it can be to buy or to sell the goods, it can be for the immediate delivery, it can be for the immediate payment of price but the delivery will be made on some future date, or immediate delivery of the goods and immediate payment of the price, or delivery and payment both are to be made in installment, or delivery and payment both are to be made at a future date। तो doesn't matter, डिलीवरी होना चाहिए, पेमेंट होना चाहिए। पेमेंट होगा किसमें, प्राइस में होगा, प्राइस विल बी मनी कंसिडरेशन एंड गुड्स का यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। तो ये आपके पास पार्ट आता है व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वुड बी मेड। फर्दर अगर आप यहाँ पे देखो व्हाट इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट मैटर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए सब्जेक्ट मैटर जो होगा वो क्या रहेगा, गुड्स। ठीक है, अब गुड्स को अगर आप यहाँ पे देखो तो एक तरफ आपके पास है एग्जिस्टिंग गुड्स और एक तरफ होता है आपके पास फ्यूचर गुड्स। तो जो गुड्स अभी ऑलरेडी सेलर के पास है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जिस्टिंग गुड्स, और जो फ्यूचर में आने वाला है या जो फ्यूचर में आएगा वो बन जाएगा आपके लिए फ्यूचर गुड्स। सो देयर कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन सम कॉन्टिजेंसी। तो ये अपना कॉन्टिजेंट गुड्स हो गया, तो ये भी आपके लिए क्या रहेगा, ये वैलिड रहेगा। सो द गुड्स कैन बी एग्जिस्टिंग गुड्स, द गुड्स कैन बी फ्यूचर गुड्स। अब आपके दिमाग में आएगा सर कॉन्टिजेंट गुड्स तो यहाँ पर नहीं लिखा, इन्होंने खाली एग्जिस्टिंग और फ्यूचर क्यों लिखा है। तो देखो एक लॉ का इंटरप्रिटेशन आपको बताता हूँ। वैसे अगर आप इस केस में देखो तो फ्यूचर गुड्स के डेफिनेशन में काफी हद तक आपका कॉन्टिजेंट गुड्स भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि उसमें भी गुड्स एट प्रेजेंट तो आपके पास है नहीं, फ्यूचर में आएगा। तो इट इज सब कैटेगरी ऑफ द फ्यूचर गुड्स ओनली, बट अदरवाइज आप चेक करो ये जैसे है सेक्शन। ठीक है, सेक्शन जो भी मैंने यहाँ पे लिखा, लेट्स से सेक्शन नंबर 5 मैंने लिखा,
सेक्शन 5 का यहाँ पर आपके पास होगा हेडिंग, ओके, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा इसका कंटेंट, जैसे सबसेक्शन 1 ये ऐसे पॉइंट आया, ये सबसेक्शन 2 ये पॉइंट आया, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोवाइजो, राइट, वो प्रोवाइडेड दैट, और इस तरह से करके आपको पूरा सिनेरियो मिलेगा। ध्यान रखना, अगर ये कंटेंट बोलता है लेट्स से ईस्ट और हेडिंग बोलता है नॉर्थ, आप मुझे बताओ क्या प्रिवेल करेगा, ईस्ट या नॉर्थ? आप मेरा क्वेश्चन समझे? जो सेक्शन का हेडिंग है वो बोलता है नॉर्थ, और जो इधर का मेन कंटेंट है वो बोलता है ईस्ट, तो आप मुझे बताओ क्या प्रिवेल करेगा, नॉर्थ या ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट इज नॉट अ ऑप्शन, तो आप नॉर्थ ईस्ट मत बोलना। आप क्वेश्चन समझे मेरा? आप मेरा क्वेश्चन समझे? तो यहां पर ध्यान रखना, प्रिवेल करेगा ईस्ट, नॉर्थ प्रिवेल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हेडिंग जो है वो सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए है। ये सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए है, ये आपका मेन कंटेंट होता है। तो अगर आप यहां पर चेक करो तो इवन दो यहां पर हेडिंग में सेक्शन 6 का ये हेडिंग हो गया, हेडिंग में यहां पे अगर सॉरी, यहाँ पे इवन दो कॉन्टेंजेंट गुड्स नहीं लिखा तो भी आप यहाँ पर क्या बोलोगे, ये आपका कंटेंट वैलिड होगा अगर यहाँ पे कॉन्टेंजेंट गुड्स के बारे में बात लिखा है तो। सो ये एक पॉइंट आता है आपके पास, तो इट कैन बी फॉर द एग्जिस्टिंग गुड्स, इट कैन बी फॉर द फ्यूचर गुड्स, इट कैन ऑल्सो बी ऑन द कॉन्टेंजेंट गुड्स। तो सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा, सब्जेक्ट मैटर रहेगा गुड्स ही, और गुड्स का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा है। अब आप समझ पा रहे हो क्या डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्यों बन जाता है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। फिर आप देखिए यहां पर एक आता है आपके पास सेक्शन नंबर 7, और वो ये बता रहे गुड्स पेरिश बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो एक सिंपल पॉइंट मैं आपको यहां पे देता हूं, आपको अगर याद हो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक ब्लैक स्लाइड पे लिख के दिखाया था, रिस्क एंड रिटर्न, आई थिंक यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न बोथ फॉलोज द ओनरशिप, याद आ रहा है? इस पॉइंट पे मैंने आपको बताया था बर्डन ऑफ रिस्क, हमने कई सारे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर देखे थे। आप अगर देखो यहां पर क्या आएगा, इट इज द रिस्क एंड रिवॉर्ड बोथ फॉलोज ओनरशिप। तो जो ओनर है वही रिस्क उठाएगा, उसी को रिवॉर्ड मिलेगा, ये पॉइंट आपको यहाँ पर सेट रखना है, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पर देखो तो वो बता रहा है गुड्स विच आर पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी गुड्स है वो अगर पेरिश हो जाए बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, आप मुझे बताओ कौन इसके लिए लाइबल रहेगा? डोंट रीड द टेक्स्ट, आई एम वेरी श्योर आप बिना पढ़े भी इसका आंसर कर सकते हो। एक तरफ है यहाँ पे बायर और एक तरफ है यहाँ पे सेलर, और आपको वो बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ उससे पहले गुड्स पेरिश हो गया, गुड्स खराब हो गया, तो आप मुझे बताओ हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल? सेलर। वाई सेलर? बिकॉज यहाँ पे सेलर ही कौन है, ओनर है। सर अभी तक इनका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है, ठीक है, ओनरशिप अभी भी किसके पास है, सेलर के पास है। देखो ये लाइन आप याद रखना, ये तो काफी सिंपल सा प्रोविजन था, आगे हम देखेंगे और भी इसमें ट्विस्ट वाला प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और वहां पर आप देखोगे हमें उस समय फिर डिसाइड करना होगा वेदर सेलर इज रिस्पॉन्सिबल और बायर इज रिस्पॉन्सिबल। तो अब यहाँ पे देखो, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल of the specific goods, the contract would be void, okay, the contract would be void if the goods without the knowledge of the seller have at the time when the contract is made becomes perished or it becomes so damaged so as no longer answer to the description of the contract। तो आपने जिस हिसाब से डिस्क्रिप्शन दिया था, अभी हम आगे देखेंगे सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय
आपको अलग अलग वैरायटी मिलेगा कि हम सेल कैसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो पॉइंट आता है कि वो जो गुड्स है अब वो उस डिस्क्रिप्शन के लायक रहे नहीं, जैसा आपने डिस्क्राइब किया था वैसा वो गुड्स रहा ही नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए वॉइड। और जो लॉस होगा वो लॉस कौन बियर करेगा, द लॉस विल बी बोर्न बाय द सेलर, बिकॉज सेलर इज द ट्रू ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर गुड्स। ये पॉइंट पे ध्यान रखते हुए अब आप यहां पर देखो, अब अगला आपके पास आ रहा है, गुड्स आर पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल। यहां हमने क्या देखा था, इट इज बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर क्या हो गया, आपने अग्रीमेंट टू सेल कर लिया है। ओके, आपने यहां पे अग्रीमेंट टू सेल किया, और अग्रीमेंट टू सेल के अंदर आप चेक करो, फिर यहाँ पे है बायर और सेलर। आप मुझे बताओ, गुड्स अगर पेरिश हो गए किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, बायर का या सेलर का? अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप किसके पास रहता है, सेलर के पास। ये देखो, ये पॉइंट आपने देखा था, द रिस्क ऑफ लॉस इज ऑफ द सेलर, क्योंकि अभी तक ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ है, इट इज स्टिल एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। गाइस क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये वाला एक और है, तो अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आ रहा है हु इज रिस्पॉन्सिबल, हियर अगेन द सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। व्हाई, बिकॉज सेलर ने यहाँ पे गुड्स को मतलब ही इज द ओनर, ही इज बेसिकली द ओनर ऑफ द गुड्स। क्योंकि यहाँ पर आप देखो, द प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रांसफर्ड, द प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रांसफर्ड टू द बायर। यहाँ पर भी वही रहेगा। देखो, let's say A agrees to sell 50 bags of wheat stored in A's godown. Now, due to waterlogging, all the goods stored in the godown were destroyed. Now, at the time of the agreement, neither of the parties were aware of this fact. Therefore, this agreement is what? This agreement is void. Okay? और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? The agreement can be avoided. और रिस्क जो है वो किसके पास है? वो है सेलर के पास पूरा पूरा। ओके, आप एक एग्जांपल और ले लो। आप मेरवान्स गए, ठीक है, या किसी भी केक वाले के पास गए, आपने उसको बोला मुझे केक बना के आप देना, और आपने अग्रीमेंट तो सेल कर लिया। आपने बोला कोई बात नहीं, लेट्स से आपका रिजल्ट आने वाला है 15th ऑफ जनवरी को, ठीक है, ऐसा कोई डेट अनाउंस हुआ नहीं है बट एग्जांपल दे रहा हूँ, 15th ऑफ जनवरी को आपका रिजल्ट आने वाला है, और आप बिल्कुल श्योर हो कि आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर जाओगे। तो आपने केक वाले को बोला एक केक बना के देना, और उस पर ये सीए का लोगो बना देना, ठीक है, और मेरा नाम यहाँ पे लिख देना, लेट्स से यहाँ पर आ गया सीए गुप्ता जी, ठीक है। आप ऐसा केक बना के मेरे को दे देना। अब 15 तारीख से, अब ये कॉन्ट्रैक्ट आपने कब किया, 10 तारीख को आपने अग्रीमेंट तो सेल कर लिया। अब मुझे बताओ, गुप्ता जी का केक 15 जनवरी के पहले खराब हो गया, तो क्या गुप्ता जी इसके पैसे देंगे? गौरव, आप पैसे दोगे? आंसर इज नो। आप क्या बोलोगे, इनफैक्ट मुझे तो कॉम्पनसेशन पे करो, ठीक है, मुझे कॉम्पनसेशन यहाँ पे करो, क्योंकि 15 तारीख को मैं अभी सेलिब्रेशन पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी वजह से मेरा सेलिब्रेशन वीक हो गया, खराब हो जाएगा यहाँ पे। तो आप तो इनफैक्ट यहाँ पे डैमेजेस भी क्लेम करोगे, ठीक है, बोलोगे 1 kg नहीं, शाम को अगर आप केक दे रहे हो तो 2 kg का केक देना, 1 kg पेनल्टी आपके ऊपर। करेक्ट, मतलब असली बनिया बुद्धि तो यही है ना, कि मैक्सिमम यहाँ पे निकालो। तो ये तरीका से आप यहाँ पे वर्क करोगे, तो ध्यान रखना। बट जोक्स अपार्ट, पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है दैट अगर अग्रीमेंट टू सेल हुआ तो भी ओनरशिप किसके पास है, सेलर के पास है। देयरफॉर रिस्क किसके पास रहेगा, सेलर के पास होगा। और अगर गुड्स पेरिश हो गए तो बायर के पास पूरा पूरा ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दे यहाँ पे। फिर फर्दर अगर आप यहाँ पे देखो, एसरटेनमेंट ऑफ द प्राइस, अब ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, और एग्जाम में नहीं मिला तो आरटीपी में तो डेफिनेटली मिलेगा, और पास्ट ईयर क्वेश्चन में भी मिलेगा। देखो, इसका सिंपल सा मतलब ये है, आपका ये कौन सा एक्ट है, ये कौन से एक्ट को हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या बोलता है कि मेरे लिए जो सुप्रीम है, वो जो बादशाह या बेगम का ताज है, वो किसके ऊपर है, वो गुड्स के ऊपर है कि नहीं? आप ये देखो, ये जो क्राउन है, ये क्राउन किसके ऊपर है, क्राउन जैसा लगेगा नहीं बट ठीक है, आप ये समझ लो, ये क्राउन है, ये क्राउन किसके ऊपर है, ये क्राउन है गुड्स के ऊपर, ठीक है। तो सेक्शन 9 बेसिकली क्या बोलता है कि देखो, अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर द सेल ऑफ गुड्स, तो गुड्स बिल्कुल टाइम पे डिलीवर कर देना, ठीक है, गुड्स बिल्कुल टाइम पे डिलीवर कर देना।
पैसे जो है, ठीक है, वो हम, अच्छा आई एम सॉरी, आई थिंक मैं दूसरा सेक्शन आपको यहाँ पे भूल गया, बट दिस इज नेवरदलेस दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आई एम सॉरी। देखो वो आई थिंक सेक्शन नंबर 10 है, नो, यस 11, सेक्शन नंबर 11। चलिए एक मिनट, यहाँ पर हम पहले इस चीज को देखते हैं। यहाँ पर बात हो रहा है एसरटेनमेंट ऑफ द प्राइस। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि ये जो प्राइस है, जिस गुड्स को आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, उसका प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा। तो बोला उसका प्राइस आप क्या कर सकते हो, आप आपस में फिक्स कर सकते हो प्राइस को, ठीक है। इट कैन बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, या आप डिसाइड कर सकते हो कि ये फिक्स करेगा कोई थर्ड पार्टी, या हम मार्केट के हिसाब से देख लेंगे कि देखो जो भी उस वक्त करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा, हम उसके हिसाब से गुड्स को सेल कर देंगे। सी मैं आज आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूं और मैं बोलता हूं कि मैं आपसे रिलायंस का एक शेयर परचेज करूंगा, और ये रिलायंस का एक शेयर मैं आपसे कब परचेज करूंगा, आई परचेज दिस लेट्स से ऑन 1 सितंबर। मैं 1 सितंबर को आपसे ये रिलायंस का शेयर परचेज करूंगा। अब आप मुझे बताओ 1 सितंबर के लिए हम या तो अभी प्राइस फिक्स कर देते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं चलो आज हम प्राइस फिक्स करते हैं लेट्स से 2000 रुपीज, तो 2000 रुपए में आप मुझे शेयर दोगे, या फिर हम बोलेंगे चलो उस दिन जो भाव चल रहा होगा उस भाव पे आप मेरे को दे देना, या फिर तीसरा क्या है, इट विल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। सो इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस हम इसको डिसाइड कर लेंगे कि क्या भाव में आपको मेरे को देना चाहिए और किस तरह से ये सेल परचेज होगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर आता है कि प्राइस आप कैसे फिक्स कर सकते हो, इन तीन में से किसी भी एक तरीके से आप प्राइस को फिक्स कर सकते हो। अब यहाँ पर प्रोविजन आता है कि अगर प्राइस डिटरमाइन नहीं हो पाए तो, मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी फिक्स नहीं किया, हमने ऐसा भी डिसाइड नहीं किया कि कोई वैल्यूबर वहां पे उसको वैल्यू कर देगा, या फिर करंट मार्केट प्राइस, ये सब हमने नहीं किया, तो ध्यान रखना उन केस में एक टर्म आता है रीजनेबल प्राइस, ठीक है, आप रीजनेबल प्राइस पे कर दोगे। अगर ये तीन में से कोई भी एक आप नहीं कर पाए, ठीक है, तो इन दैट केस पे द रीजनेबल प्राइस। अब क्या रीजनेबल प्राइस होगा, व्हाट विल बी द रीजनेबल प्राइस, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, एंड दिस विल डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस। गाइस इज दिस क्लियर, ये क्लियर हुआ। तो आपको ये पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है। अब इसमें देखो एक और पॉइंट आपके पास आता है, देखो आपने किया था एक अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, और अग्रीमेंट टू सेल में आपने डिसाइड किया था कि जो भी आपका प्राइस होगा, ठीक है, देखो अगर आप सेल कर रहे हो तो प्राइस आप इमीडिएटली डिसाइड करते हो, अग्रीमेंट टू सेल में आपने डिसाइड किया था कि ये जो प्राइस होगा ये प्राइस कौन फिक्स करेगा, दिस विल बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ द थर्ड पार्टी। तो यहां पर गौरव और लेट्स से प्रथमेश, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अग्रीमेंट टू सेल, और ये लोग बोलते हैं कि प्राइस कौन डिटरमाइन करके देगा, अनुश्री प्राइस डिटरमाइन करके देगी, ठीक है। अब अनुश्री उस दिन प्राइस डिटरमाइन करने से मना कर दे, वो बोले मैं नहीं करूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू डू द वैल्यूएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। अब गौरव और प्रथमेश का क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक इसका एक एग्जाम्पल भी है, ये वाला एग्जाम्पल एज इट इज एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब आप सिनेरियो देखो यहाँ पे क्या है, मैं उस एग्जाम्पल का ही आपको एक डायग्रामेटिक फॉर्म बता देता हूँ और एक दूसरे टाइप का एग्जाम्पल आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। देखो ये है गौरव, गौरव के पास लेट्स से यहाँ पे 5 कार्स है, और गौरव ने ये 5 में से 2 कार डिसाइड किया, 2 कार्स, लेट्स से ए और बी, ये इसने डिसाइड किया कि ये दोनों गाड़ी वो क्या करेगा, ही इज गोइंग टू सेल टू प्रथमेश। और प्राइस कौन डिसाइड करेगा, प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय अनुश्री, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन हो गया। अब आप देखिए यहां पर क्या सिनेरियो होता है, यहां पे ए, जो कार ए है, ये प्रथमेश अपने पास ले जाता है, मतलब इसका डिलीवरी हो गया, ओके, इसका डिलीवरी हो गया। बट ये जो कार नंबर बी है, दिस इज नॉट डिलीवर्ड,
दिस कार इज नॉट डिलीवर्ड। अब अनुश्री के पास ये लोग आए और बोला अनुश्री आप प्राइस डिसाइड करो, और अनुश्री ने मना कर दिया, मैं प्राइस डिसाइड नहीं करूंगी। तो अब गौरव क्या बोलेगा, एक काम करो, ये जो कार ए है वो मुझे रिटर्न करो, यस और नो। गौरव विल से रिटर्न दिस कार, प्रथमेश विल से डिलीवर द कार नंबर बी। कार ए तो आपने डिलीवर किया ही था, कार बी को भी आप डिलीवर करो, यस और नो, राइट। तो क्या इसमें प्रिवेल करेगा, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, अरे यार ये मिस हो गया, जस्ट मिनट। सी बेसिकली यहां पर आपका दो गुड्स था, ए एंड बी। ए इज ऑलरेडी डिलीवर्ड, ओके, एंड बी इज not delivered, correct। if a is delivered, इसके लिए आप क्या करोगे, रीजनेबल प्राइस पे कर दोगे, एंड जो कार डिलीवर नहीं हुआ है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा void। आप बताओ, इज दिस क्लियर। इफ द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड बाय द थर्ड पार्टी, और ये कौन से सिनेरियो में है, इफ द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड बाय द थर्ड पार्टी, ये सिनेरियो होगा। तो जो गुड्स डिलीवर हो चुका है उसको रिटर्न नहीं किया जाएगा, और जो गुड्स डिलीवर नहीं हुआ है उसके लिए फोर्स डिलीवरी नहीं करवाया जाएगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ओके। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। डन, ओके। अब देखिए, where there is an agreement to sell the goods on the terms that the price is to be fixed by the valuation of the third party, and such third party cannot or does not make such valuation, the agreement thereby is avoided, provided that if the goods or any part thereof have been delivered or appropriated by the buyer, he shall pay the reasonable price therefore. And where such third party is prevented from making the valuation by the fault of the seller or the buyer, the party not in fault may maintain a suit for damages against the party in default। तो यहाँ पे सपोज करो गौरव अनुश्री को जानबूझ के वैल्यूएशन करने को नहीं दे रहा, तो प्रथमेश यहाँ पे डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड करेगा ही, इसके अलावा प्रथमेश यहाँ पे गौरव के अगेंस्ट जाके केस भी फाइल कर सकता है कि आप मुझे मेरा डैमेजेस यहाँ पर पे करो। तो ये पॉइंट आता है। सो सेक्शन 10 प्रोवाइड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस फॉर द थर्ड पार्टी। तो ये सेम पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा। अब ये एग्जाम्पल आप देखो, P is having two bikes. He agrees to sell both the bikes to S at a price which is to be fixed by Q. He gives the delivery of one bike immediately. Q refuses to fix the price. As such, P asks S to return the bike already delivered, जबकि S claim कर रहा है कि उसको डिलीवरी वापस से दो। So in this instant case, buyer S shall pay the reasonable price for the bike which is already taken, and the second bike this can be avoided। और यहां पर अगर आ जाएगा if P or S, okay, they do not allow Q to do the valuation, तो इस केस में क्या हो जाएगा, contract will be avoided plus damages can be claimed। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। अब देखिए स्टैपुलेशन ऑफ द टाइम। अब ये वो वाला पॉइंट आता है जो मैंने आपको बोला था बादशाह का ताज। बाय द वे ये एग्जांपल भी रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। अब ये वाला पॉइंट आता है स्टैपुलेशन एज टू द टाइम। अब इसमें आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया, जो गुड्स है इसके ऊपर क्या लगा हुआ है,
इसके ऊपर लगा हुआ है ताज, ठीक है। अब गुड्स को क्या बोला जा रहा है, देखो कि बायर और सेलर, तुमने गुड्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया है, ऑफ कोर्स इसमें प्राइस भी इंक्लूडेड है, एवरीथिंग इज फाइन। बट ध्यान रखना, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ विद रिस्पेक्ट टू द टाइम ऑफ पेमेंट, तो ध्यान रखना टाइम ऑफ पेमेंट एसेंशियल नहीं है। क्या एसेंशियल है? दैट द गुड्स शुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम। ध्यान रखना, स्टेपुलेशन का क्या मतलब होता है, वन ऑफ द कंडीशंस, ठीक है, वन ऑफ द कंडीशंस, वन ऑफ द पॉइंट्स टू द कॉन्ट्रैक्ट। स्टेपुलेशन आप जो वहां पर बेसिकली रिप्रेजेंटेशंस करते हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टेपुलेशन। तो यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, इसका मतलब ये है, देखो, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि नहीं एडवांस पेमेंट तभी गुड्स डिलीवर होगा, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ध्यान रखना, स्टिपुलेशन एज टू द टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, whether any other stipulation as to time of the essence of a contract or not depends on the terms of the contract। तो यहाँ पर वो आपको बता रहा है that as regard for the time for the payment of price, so unless a different intention appears from the terms of the contract, then stipulation as regard to this for the payment of price is not deemed to be essence, but the delivery of the goods must be made without any डिले। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो बात अलग है, अदरवाइज गुड्स आपको इमीडिएटली यहाँ पर डिलीवर करना होगा, उसमें आप डिले नहीं कर सकते। प्राइस फॉर द गुड्स मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और इट मे बी अग्रीड टू बी फिक्स्ड लेटर ऑन इन अ स्पेसिफिक मैनर। बताइए जी, ये क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट, राइट? तो ये देखना, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और इसमें केस स्टडी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि सर ये इतनी सी बात के लिए आप इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, पर ध्यान रखना इसमें केस स्टडी आपका क्वेश्चन आएगा, हम करेंगे उस क्वेश्चन को। अब आगे जो आपके पास आता है उसको हम बोलते हैं स्टिपुलेशन। अब स्टिपुलेशन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इट इज वन ऑफ द, जब आप गुड्स को खरीदते हो तो आपको कुछ रिप्रेजेंटेशंस दिया जाता है, आपको कुछ बोला जाता है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, वो प्रोडक्ट वैसा है, कुछ ना कुछ आपको उससे कंडीशंस के बारे में बताया जाता है, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं स्टिपुलेशन। अब यहाँ पर पॉइंट आ रहा है कि ये जो स्टिपुलेशन है ये मेन पार्ट है आपके कॉन्ट्रैक्ट का या ये कोलैटरल टू द मेन है। कोलैटरल टू द मेन मतलब ये एडिशनल है, ये चीज हमें यहाँ पर चेक करना होगा। तो जब आप गुड्स को खरीदते हो आपको कुछ कुछ बातें उस गुड्स के बारे में बताई जाती है, अगर वो एसेंशियल है तो उसको हम बोलते हैं कंडीशन, और अगर हम बोलते हैं कि वो एसेंशियल नहीं है, दैट इज बेसिकली एडिशनल, तो ये हो जाएगा आपके लिए वारंटी। तो देखो, इफ इट इज एसेंशियल to the main purpose of the contract, then that stipulation is what? Then that stipulation is condition. If it is collateral, then it is what? It is a warranty. तो सर फर्क क्या पड़ेगा कि वो कंडीशन है या वारंटी है? सिंपल पॉइंट, अगर कंडीशन है तो उसके ब्रीच का मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, और अगर वारंटी है उसका ब्रीच हुआ तो आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। यू कैन नॉट cancel the contract or you cannot आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो और यू कैन क्लेम फॉर द डैमेजेस। सिंपल। अब सर इसका थोड़ा सा और डिटेल वाला पॉइंट आप मुझे बता दो। देखो, डिटेल वाला पॉइंट ऐसा रहता है कि जब आपको कोई भी सामान बेचा गया, ठीक है, अब उसमें कोई भी सामान को जब बेचते हैं तो उस सामान का एक मेन पर्पस होता है, ठीक है, और एक होता है उसका कोलेटरल या आई वुड से ऑक्सिलरी जिसको आप बोलते हो, ठीक है, एलाइड पर्पस होता है जो मेन पर्पस नहीं है। तो अगर आपका मेन पर्पस ही फुलफिल नहीं हो रहा तो आप क्या बोलोगे, यार तब तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ही करूंगा, क्योंकि इसी चीज के लिए तो लिया था। लेट्स से आपने एक मोबाइल फोन लिया था, मोबाइल फोन आपने लिया था बात करने के लिए, ठीक है, आप फोन पे बात करने के लिए मोबाइल फोन ले रहे थे। अब वो मोबाइल फोन प्रॉपरली आप उससे बात नहीं कर पा रहे हो, सामने वाले को आवाज आपका नहीं पहुंचता, आप सामने वाले की आवाज नहीं सुन पाते हो, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन।
वाई दिस इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन? क्योंकि ये मेन पर्पस था मेरे मोबाइल को लेने का, कम्युनिकेट करना। बट सपोज आप बोलोगे कैमरा इतना ग्रेट नहीं है, तो सामने वाला क्या बोलेगा कि एक कैमरा के लिए आप यहाँ पर मोबाइल फोन को नहीं परचेज कर रहे थे, तो यहाँ पर कैमरे के लिए आपको कैंसिल करने को नहीं मिलेगा, वो आपको डैमेजेस पे कर देगा कि चलो आपका कैमरा वर्क नहीं कर रहा तो उसके लिए आप डैमेजेस ले लो। पर ध्यान रखना, वो फोन के लिए आपको डैमेजेस पे नहीं करेगा। हालांकि आप चाहो तो आप फोन के लिए डैमेजेस भी ले सकते हो, लेकिन आपके पास ऑप्शन होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, आप उसको बोलो ये अपना मोबाइल फोन वापस से पकड़ो और मुझे मेरे सारे के सारे पैसे रिटर्न करो। तो ये पॉइंट आपके पास आता है कंडीशन एंड वारंटी। देखो जैसे ये वाला पॉइंट है, अब जैसे इसमें आता है ना 30% क्विक कूलिंग, क्विकर कूलिंग, 1 आवर आइसिंग टेक्नोलॉजी, तो आपको ये चेक करना होगा कि ये कंडीशन है या ये वारंटी है। क्योंकि अगर ये कंडीशन है और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हो। तो देखो, एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ द गुड्स अ सेलर usually makes certain statement or makes certain representations with a view to induce the intending buyer to purchase the goods। ऐसा होता है जब आप सामान खरीदते हो तो आपको बहुत सारी बातें बताते हैं कि देखो ये कितना सही है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये है, वो है, आपको इस तरह से करके बताते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं वो। एंड द रिप्रेजेंटेशंस आर जनरली अबाउट द नेचर एंड द क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड अबाउट द फिटनेस फॉर द बायर्स पर्पस, कि ये आपके पर्पस को फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा। अब अगर आपके वो पर्पस को फिट करता है नहीं करता है उन नेचर्स के बारे में, तो आपका पूरा टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। सी व्हाट इज कंडीशन, व्हाट इज वारंटी, ये हमेशा केस टू केस पे ऊपर डिपेंड करेगा। लॉ आपको ऐसा कुछ नहीं बताएगा कि ये कंडीशन है और ये वारंटी है, और प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो वो ऐसा कर भी नहीं सकता। पर लॉ यहाँ पर क्या करता है, लॉ यहाँ पर आपको एक तरीका बता देता है, और वो ये बताता है कि आप चेक करो कि जो प्रोडक्ट आपने परचेज किया, जो गुड्स आपने लिया, उसका मेन पर्पस क्या था और उसका ऑक्सिलरी पर्पस क्या था या कोलैटरल पर्पस क्या था। अगर वो मेन पर्पस है तब तो वो बन जाएगा कंडीशन, और अगर ऑक्सिलरी पर्पस है तो वो बन जाएगा वारंटी। तो आप यहाँ पर देखो, वेयर दीज स्टेटमेंट्स और रिप्रेजेंटेशंस do not form the part of the contract of sale, they are not relevant and have no legal effect on the contract। ये तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर उन रिप्रेजेंटेशंस का कोई मतलब उसको आपने कहीं पर रिकॉर्ड नहीं किया है या आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट ही नहीं बन रहा है, तब तो वो रिप्रेजेंटेशन से आपको वैसे कोई मतलब नहीं है। बट जब ये रिप्रेजेंटेशंस बन जाते हैं पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल and the buyer also relies upon them, they are relevant and have the legal effect of the contract। और वहां पर हम क्या चेक करेंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है कि ये आपके लिए क्या बन जाता है, कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, अपना कंडीशन है या फिर ये वारंटी है। तो आप ये देखो, अ स्टेपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू द गुड्स विच आर द सब्जेक्ट देयर ऑफ मे बी अ कंडीशन मे बी अ वारंटी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो स्टेपुलेशन है, ये स्टेपुलेशन कंडीशन भी हो सकता है, ये स्टेपुलेशन वारंटी भी हो सकता है। सो अ कंडीशन इज व्हाट, कंडीशन इज एसेंशियल, एंड वारंटी इज व्हाट, वारंटी इज कोलैटरल। बिकॉज दिस इज एसेंशियल, इसका अगर ब्रीच हो गया तो आपके पास एक राइट आ जाता है टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूटेटेड। और अगर यहाँ पे कंडीशन का ब्रीच, वारंटी का ब्रीच हो गया, क्योंकि ये कोलैटरल है, कोलैटरल टू द मेन पर्पस, इसके ब्रीच में आप क्या कर सकते हो, यू कैन ओनली क्लेम द damages and you will have no right to reject the goods। फिर देखिए, stipulation in a contract of sale is a condition or warranty, this will again depend on a case to case basis। तो जो मैंने आपको पॉइंट बताया, इसका कोई प्रॉपर लिस्ट नहीं बन सकता, ये हमेशा केस टू केस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। देखो जैसे ये आइस है, 1 आवर आइसिंग टेक्नोलॉजी, सपोज करो मैंने इस फ्रिज को खरीदा था किसके लिए, यही फास्ट कूलिंग के लिए, कि ये 1 घंटे में आइस बना देगा। ठीक है, आई रन अ रेस्टोरेंट, आई रन अ बार, तो मुझे बहुत सारा आइस चाहिए, तो मैं बोले 1 1 घंटे में अगर ये आइस बनाते रहेगा तो मेरे लिए अच्छा है। अब अगर ये 1 घंटे में आइस नहीं बनाता तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा मेन पर्पस ही सर्व नहीं हो रहा, क्योंकि इस फ्रिज को लेने का मेरा मेन कारण ही क्या था कि 1 घंटे में आइस बन जाए। लेकिन सपोज करो मैं घर के लिए फ्रिज ला रहा था, तो 1 घंटे में आइस मेरे को कोई बहुत ऐसा इमरजेंसी नहीं था या ऐसा इमीडिएटली नहीं है, तो ये बन जाएगा आपके लिए ऑक्सिलरी। आप बताओ, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर ये वाला? तो ये देखो, मैं यहीं पर इसको एक चार्ट के फॉर्म में भी बता देता हूँ कि ये देखो, ये हुए आपके रिप्रेजेंटेशंस। ओके, रिप्रेजेंटेशंस एट द टाइम ऑफ सेल,
ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशंस एट द टाइम ऑफ सेल आपको चेक करना होगा वेदर इट इज पार्ट और इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। अगर आपका आंसर है इसके अंदर, अगर आपका आंसर है नो, तब तो फिर परवा इल्ले, करेक्ट, इग्नोर, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर ये पार्ट बनता है तो फिर आपको चेक करना होगा वेदर इट इज मेन और दिस इज कोलैटरल। मेन तो ये बन जाएगा आपके लिए कंडीशन, कोलैटरल तो ये बन जाएगा वारंटी। नाउ व्हाट इज मेन, व्हाट इज कोलैटरल? दिस विल डिपेंड ऑन केस टू केस बेसिस। आप बताओ, डज दिस मेक सेंस गाइस, डज दिस मेक सेंस? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ओके, अब देखो ये वाला, ये एग्जाम्पल एग्जाम में आया हुआ है और आरटीपी और काफी जगह यहाँ पे दिया है। मैं आपको ये पॉइंट समझाता हूँ, उसके पहले आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? चलो, और आप मुझे इसका आंसर करोगे सही सही, जस्ट लॉजिक, आप इसमें सिर्फ लॉजिक लगाओ एंड आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं सपोज करो एक मोबाइल फोन सेलर हूं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे, मैं एक सैमसंग का डीलर हूं। हमारे फॉरएवर केस स्टडी गौरव गुप्ता जी, गौरव गुप्ता जी मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को बोला, आनंद सर, मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए जिसका बैटरी बैकअप कितना होना चाहिए? बैटरी बैकअप मेरे को चाहिए, अब मैं वो टेक्निकल टर्म्स में उस हिसाब से तो नहीं जा रहा कि कितना वो पावर या वैसा, पर वो बता रहे फुल यूज में मुझे कम से कम वो 48 आवर्स का बैकअप देना चाहिए। सिनेरियो समझ में आया गाइस? ये सिनेरियो समझ में आया? इसने आके मेरे को बोला सर मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए, लेट्स से ये बोलता है सर मेरा टेलीकॉलिंग का बहुत ज्यादा काम होता है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा फोन चाहिए जो 48 आवर्स का बैटरी बैकअप दे, या लेट्स से सर मेरा फील्ड पे बहुत ज्यादा काम होता है, मैं ऑन फील्ड काफी ज्यादा वर्क करता हूँ, तो मेरा फोन का बैटरी अगर ड्रेन आउट हो जाए तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कैरी अ पावर बैंक और अ चार्जर, मैं हर जगह फोन को चार्ज पे लगाऊं, मैं टूर करते रहता हूँ एक सिटी से दूसरे सिटी, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार अगर मैं फोन को चार्ज कर लूँ तो अगले दिन अगर मैं नहीं भी चार्ज कर पाऊँ तो चले, मतलब एटलीस्ट 48 आवर्स का मेरे को बैकअप ये दे। आई एम अ वेरी वेरी बिजी पर्सन। मैं बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने मुझे अपना पर्पस बता दिया और मैंने यहाँ पे गौरव को मोबाइल फोन दिया और मैंने क्या बोला, ओके गौरव, ये जो मोबाइल फोन का मॉडल है, सपोज करो S400, ये मोबाइल फोन का मॉडल है, ठीक है? ये S400 मोबाइल फोन आप ले लो, इसका नाम ही 400 है। इसका 400 नाम क्यों है? क्योंकि ये आपको ऑलमोस्ट 40 आवर्स प्लस का बैकअप यहाँ पर आपको देता है, काफी अच्छा खासा बैकअप आपको ये देगा, तो 48 आवर्स आपको ये बैकअप दे देगा। गौरव ने यह मोबाइल फोन मेरे बोलने पे खरीद लिया। अब बाद में पता चलता है कि ये मोबाइल फोन बैकअप देता है सिर्फ 10 घंटे का। अब आप मुझे बताओ, क्या गौरव कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है या नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे गौरव ने अपना कंडीशन बताया था, मैंने रिप्रेजेंटेशन भी किया है कि नहीं? मैंने प्रोडक्ट के S400 बेचते वक्त मैंने क्या रिप्रेजेंटेशन दिया था? S400 बेचते वक्त मैंने क्या रिप्रेजेंटेशन दिया था कि ये आपको
हाँ, ये 48 आवर्स का आपको बैटरी बैकअप देगा, और 48 नहीं भी दिया तो कम से कम 40+ आवर्स का आपको ये बैकअप श्योर शॉट पकड़ाकर वो देगा ही देगा। अब ये एक्चुअल बैकअप मेरे को यहाँ पर दे रहा है, तो यहाँ पर गौरव क्या करेगा, गौरव कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा। वाई? बिकॉज ब्रीच ऑफ कंडीशन। आया समझ में? ये पॉइंट आया समझ में? अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखने वाला है। व्हाट इफ गौरव ने खुद ही आके मेरे को बोला होता, सर आप मुझे S400 वाला मोबाइल फोन दे दो, और मैंने उसको S400 मोबाइल फोन पकड़ा दिया। अब बाद में पता चलता है गौरव का पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा, क्या आप गौरव कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है? कर सकता है? आंसर इज नो। व्हाई? व्हाई? देखो, यहां पर गौरव मेरे पे रिलाई नहीं कर रहा, इस वाले सेकंड वाले केस में गौरव मेरे पे रिलाई नहीं कर रहा, यहाँ पर गौरव मेरे पे रिलाई कर रहा है। दूसरा, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा। गौरव ने सिंपली आके मेरे को बोला सर मुझे S400 मोबाइल फोन दो, और मैंने उसको S400 मोबाइल फोन पकड़ा दिया। उसने कोई पर्पस नहीं बताया, मैंने बेचते वक्त कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला वेरी गुड चॉइस गौरव। अगर मैं बोल भी देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। याद है जो चार्ट मैंने बनाया था? इट इज नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सो इट हैज गॉट नो रेलेवेंस एट ऑल, क्योंकि गौरव ने खुद ही आके अपना मोबाइल फोन यहाँ पे बताया। लेकिन इस वाले केस में जब गौरव ने मुझे अपना पर्पस बता दिया था, ही नीड्स अ मोबाइल फोन विद अ गुड बैटरी बैकअप, एंड आई सजेस्टेड हिम अ मोबाइल फोन विद दिस स्टिपुलेशन कि 40+ आवर्स का आपको वो बैटरी बैकअप देगा, तो यहाँ पर गौरव कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है बिकॉज कंडीशन ब्रीच हो गया। अब इसी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, सपोज करो गौरव बोलता है मैं यहाँ पे म्यूजिक सुनना चाहता हूँ, ठीक है, और म्यूजिक में इतना ग्रेट वॉइस नहीं आता, या लेट्स से इसका जो कैमरा है उससे बहुत अच्छा फोटो क्लिक नहीं होता, करेक्ट, मतलब म्यूजिक आवाज अच्छा नहीं आता, मतलब इसके स्पीकर्स वो इतने ग्रेट नहीं है। तो आप मुझे बताओ क्या गौरव कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है? नहीं, गौरव कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करेगा। वो आकर मेरे को बोलेगा सर ये जो इसके स्पीकर्स है प्लीज इसके स्पीकर्स को आप रिप्लेस कर दो। क्यों? क्योंकि ये जो स्पीकर है ये सर काम नहीं कर रहा, बराबर काम नहीं करता, ठीक है। ये जो कैमरा है, मोबाइल फोन का कैमरा है सर, इससे फोटोज क्लियर नहीं आते, मेगापिक्सल खराब हो गया इसका, कुछ तो गड़बड़ है सर, आप इसको रिप्लेस। तो बेसिकली मैं इसके कैमरा को रिपेयर करवा दूंगा, ठीक है, बट इसको मैं नया मोबाइल फोन उठाकर नहीं देने वाला, करेक्ट। मैं रिपेयर करवा दूंगा या फिर रिपेयर के पैसे इसको दे दूंगा, बट डेफिनेटली नया मोबाइल फोन इसको नहीं दूंगा, या फिर इसके मोबाइल फोन के पैसे रिफंड नहीं करूंगा। ये आया समझ में? ये पॉइंट आया समझ में? ओके। अब अगर आप यहां पर देखो तो इधर ये एग्जाम्पल आता है, और ये एग्जाम्पल दो तीन बार रिपीट होगा, काफी बार ये रिपीट होगा। इसमें देखो क्या बता रहा है, राम कंसल्ट्स श्याम। श्याम कौन है? श्याम इज अ मोटरसाइकिल और मोटर कार डीलर, और राम कंसल्ट करता है और वो बोलता है कि देखो मुझे एक कार चाहिए जो कि सूटेबल होना चाहिए टूरिंग पर्पस के लिए, ठीक है, क्योंकि राम यहाँ पर गाड़ी खरीदेगा और वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए सिटी सिटी तो सिटी घूमता रहेगा। श्याम ने सजेस्ट किया कि एक काम करो आप मारुति ले लो, और राम ने अकॉर्डिंगली श्याम से मारुति कार खरीद लिया, और बाद में पता चला द कार टर्न्स आउट टू बी अनफिट फॉर टूरिंग पर्पस। नाउ हियर the term car should be suitable for touring purpose. This is what? This is a condition of the contract, और ये इतना important है, this is so vital कि अगर ये fulfill नहीं होता, right, then this defeats the very purpose for which the Ram has purchased the car. Therefore Ram is entitled to reject the car and have the refund of the price. Okay guys, clear? लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, लेट्स assume that Ram buys a new Maruti car from the showroom and the car is guaranteed against any manufacturing defect under the normal usage for a period of 1 year from the date of original purchase, and in the event of any manufacturing defect there is a warranty for the replacement of the defective part if it cannot be repaired properly. Then in this case after 6 months Ram finds that the horn of the car is not working. Here in this case he cannot terminate the contract. The manufacturer can either get it repaired or replace it with the new horn.
Ram gets the right to claim for the damages if any he has suffered but not the right to repudiate the contract. जैसे मेरे मोबाइल फोन के स्क्रीन के अंदर हुआ है, करेक्ट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया द रीजन व्हाई आई एम नॉट एक्टिव, क्योंकि ये जो मोबाइल फोन का स्क्रीन है यहाँ पर एक डॉट ऐसे इस तरह से करके डॉट्स आने लगे और धीरे 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 करके ये मेरा इतना स्क्रीन जो है ये इस तरह से डॉट्स से भर चुका है और ब्लैंक है, बल्कि ये इतना स्क्रीन तो पूरा ब्लैंक है, आई कैन नॉट सी। और ये वाले पे इस तरह से करके डॉट्स वगैरह आए हुए हैं, ये पूरा ब्लैक हो चुका है, ये अभी भी रेड मरूनिश होके रखा हुआ है ब्लू कलर का। और ये इतना सा स्क्रीन जो है मैं वो प्रॉपरली यहाँ पर देख सकता हूँ, तो कोई कॉल आता है तो मैं पिक कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, और कॉल को डिस्कनेक्ट भी कर सकता हूँ। आज मेरा ये स्क्रीन रिप्लेस हो जाएगा। अब टेक्निकली ये स्क्रीन मेरा वारंटी में नहीं है बिकॉज 1 साल से ज्यादा हो गया मुझे परचेज किए, लेकिन अगर 1 साल के विद इन ये फोन में ऐसा कुछ होता तो क्या होता, वो मुझे बोलता कि देखो ये वारंटी के अंदर है, मैं आपके फोन को रिप्लेस करके दे देता हूँ, ये स्क्रीन को रिप्लेस करके दे देता हूँ। बट इन एनी केस मैं उसको ये नहीं बोल सकता था ये कैसा मोबाइल फोन आपने मुझे बेचा है, मुझे नहीं चाहिए ये मोबाइल फोन, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। ओके, ध्यान रखना ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो कंडीशन और वारंटी के बीच में डिफरेंस क्या है, कंडीशन इज एसेंशियल, वारंटी इज कोलैटरल। ध्यान रखना कोलैटरल वर्ड यूज करोगे आप, ठीक है, ऐसा वैसा मतलब एडिशनल या इस तरह से वर्ड यूज मत करना, कोलैटरल वर्ड इज अ स्टैंडर्ड वर्ड विच इज टू बी यूज। कंडीशन के ब्रीच में आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हो या फिर आपके पास ऑप्शन है आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। वारंटी में आप ओनली डैमेजेस क्लेम करोगे। कन्वर्शन ऑफ स्टेपुलेशन, कन्वर्शन ऑफ स्टेपुलेशन का क्या मतलब है कि देखो कंडीशन के ब्रीच में आपके पास राइट है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो या डैमेजेस क्लेम कर लो। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करके उसके लिए आप डैमेजेस क्लेम कर लेते हो तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बट यू आर ट्रीटिंग द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज the breach of warranty. And how you are treating it as a breach of warranty, instead of canceling, आप यहां पर क्या कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो डैमेजेस। बट यहां पर आपके पास कोई ऐसा जैसा ऑप्शन नहीं है कि डैमेजेस क्लेम करने की बजाय मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूं, ये राइट तो आपके पास है ही नहीं। सो राइट ऑफ, so a breach of warranty cannot be treated as a breach of condition, but a breach of condition can be treated as the breach of warranty। आप बताइए क्या ये क्लियर हुआ आपको? एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अब देखो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटी के बारे में आ रहा है। तो अब ये जो कंडीशंस एंड वारंटी है ये या तो एक्सप्रेस होगा या फिर ये हो जाएगा इम्प्लाइड। तो एक्सप्रेस का क्या मतलब हो गया, जब आप इसको क्या करते हो, when it is expressly stated in the contract, or implied when it is not expressly provided for but by default by the act of the party or by the law, implied it is being implied, so here it is presumed by the law to be present in the contract, ठीक है। एंड एक्सप्रेस वाले में क्या होगा, व्हेन इट इज अग्रीड बाय द बोथ द पार्टीज। तो एक्सप्रेस इज व्हेन इट इज अग्रीड बाय बोथ द पार्टीज, इम्प्लाइड व्हेन इट इज प्रिज्यूम्ड बाय द लॉ। लॉ यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको प्रिज्यूम कर रहा है कि ये चीजें तो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेफिनेटली होगा ही होगा। अब देखो इम्प्लाइड कंडीशंस, अब देखो ये एग्जाम में हो सकता है आपको एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन मिले जहां पर वो आपसे ये सारे पूछे, हो सकता है आपसे इंडिविजुअली किसी एक के ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, which can be in the form of case study or it can be in the form of let's say a straightforward question। हो सकता है 3 मार्क्स के लिए भी आपको एक इसका क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर देखना है। 7 कंडीशंस है, ठीक है, इम्प्लाइड कंडीशंस मतलब लॉ बोलता है मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि ये 7 कंडीशंस यहाँ पे आपके पास है। सबसे पहला कंडीशन यहाँ पर क्या है, सबसे पहला कंडीशन है इज विद रिस्पेक्ट टू द टाइटल। अब देखो टाइटल का क्या मतलब होता है, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप, ठीक है, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। सो मैं यहीं पर लिख देता हूं टाइटल इंप्लाइज ओनरशिप। ओके, तो आपका जो गुड्स है उसका आपके पास टाइटल है, टाइटल का मतलब आप उसके गुड्स के ओनर हो।
तो जब आप गुड्स को बेच रहे हो, देर इज अ बाय डिफॉल्ट कंडीशन दैट आइदर यू हैव द राइट टू सेल द गुड्स इन केस ऑफ सेल, और अग्रीमेंट टू सेल है तो आपके पास क्या होगा, यू विल हैव द राइट टू सेल द गुड्स जब आप प्रॉपर्टी को पास ऑन करोगे, जब आप ओनरशिप बायर को पास ऑन करोगे उस वक्त आपके पास राइट आ जाएगा टू सेल द गुड्स। अब आपके पास राइट टू सेल द गुड्स कैसे हो सकता है? राइट टू सेल द गुड्स हो सकता है दो तरीके से, या तो आप क्या हो, ओनर हो, या फिर आप ओनर के एजेंट हो। ये आया समझ में? ये पॉइंट आया समझ में? या तो आप ओनर हो या फिर आप ओनर के एजेंट हो। ध्यान रखना, अगर कंडीशन एज टू द टाइटल वैलिड नहीं रहेगा तो फिर ध्यान रखना आपका जो सेल है वो वॉइड हो जाएगा, वो सेल वॉइड हो जाएगा, उसका कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। तो जिसको भी आपने बेचा, सपोज मैं गौरव की गाड़ी किसी को बेच दूं, मैं अनुश्री को अगर गौरव की गाड़ी बेच दूं, तो यहाँ पर क्या ब्रीच हो गया, कंडीशन एज टू द टाइटल ब्रीच हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, गौरव अपनी कार अनुश्री से वापस लेगा और अनुश्री मेरे से पूरा प्राइस प्लस द डैमेजेस शी इज गोइंग टू क्लेम, क्योंकि वो क्या बोलेंगे कि कंडीशन एज टू द टाइटल ही फुलफिल नहीं हुआ। सर आपने गाड़ी तो बेची बट यू हैड नो राइट टू सेल द कार, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ वैलिड सेल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो इसका सिंपल वर्ड देखो यहाँ पे बताया हुआ है ना, इन सिंपल वर्ड्स द कंडीशंस implied is that seller has the right to sell the goods at the time when the property is to pass. So if the seller's title turns out to be defective, जैसे अभी वाला केस हुआ, the buyer must return the goods to the true owner and recover the price from the seller. तो अगर मैंने चोरी का सामान भी आपको बेच दिया तो बाद में आपको वो सामान रिटर्न करना पड़ेगा। तो देखो, ए परचेस्ड अ ट्रैक्टर फ्रॉम बी हु हैड नो टाइटल फॉर इट। आफ्टर 2 months the true owner spotted the tractor and demanded back। क्या ये ट्रैक्टर उसको रिटर्न करना पड़ेगा? आंसर इज यस। ए वॉज बाउंड टू हैंड ओवर द ट्रैक्टर टू द ट्रू ओनर। अब ए क्या कर सकता है, ए बी को स्यू कर सकता है कि उसने बिना टाइटल मेरे को ये जो ट्रैक्टर था वो बेचा, और अपना परचेज प्राइस प्लस अगर कुछ डैमेजेस हुए तो वो उसको यहाँ पर रिकवर कर सकता है। सिमिलरली आप ये देखो, ये ब्रांड के हिसाब से आता है। एक सिंपल सा बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं जियो आटा, तो आप क्या समझोगे? ये कौन सी कंपनी को बिलोंग करता है? मैं आपको बोल रहा हूं मेरे दुकान में नया आटा आया है, जियो आटा, क्या समझोगे आप? ये डेफिनेटली आप क्या बोलोगे, सर जियो तो रिलायंस के साथ कनेक्टेड दिखता है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये रिलायंस का आटा है। और मैं आपको बोलता हूँ ये जियो आटा, नॉर्मल आटे का जो प्राइस है लेट्स से वो है 20 रुपीज पर केजी, और इसके लिए मैं आपको चार्ज करता हूँ लेट्स से 35 रुपीज पर केजी, 15 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करता हूँ। और आप भी मेरे को पे कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप बोलते हो रिलायंस जियो का ब्रांड नेम लगा हुआ है। अब ये एक्चुअल में जियो का आटा है ही नहीं, या मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं जियो के आटे को बेचूं यहाँ पर। तो इन दैट केस आप यहाँ पर क्या करोगे, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप क्या बोलोगे, सर यू हैव नो राइट टू सेल दिस, और सर अगर आपने इस ब्रांड नेम के नाम पे कुछ और बेचा है तो फिर आपको प्राइस कम जो भी आपका रहेगा वो रिड्यूस्ड वैल्यू आपको मिलेगा। तो देखो, इफ ए सेल्स टू बी टिन ऑफ कंडेंस्ड मिल्क labeled CDF brand and this is proved to be an infringement of a company's trademark। कंपनी के ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट हो गया। जैसे जियो इज अ ट्रेडमार्क, आप अपने मर्जी से कहीं पर भी जियो नहीं लगा सकते। आपको मैं बताता हूँ, एक अभी है ना बहुत सॉलिड कंट्रोवर्शियल एक आया था, देर इज अ लॉ फॉर्म नेम्ड एज ट्राई लीगल। ठीक है, ये एक फॉर्म का नाम है, बहुत बहुत मतलब टियर 1 लॉ फॉर्म है इंडिया का। ठीक है, अब आपको पता है जयपुर में एक लॉयर ने ऐसा फॉर्म खोला है और नाम रख दिया ये ट्राई लीगल। आप समझ पा रहे हो, ये है ओरिजिनल,
और ये हो गया डुप्लीकेट। व्हेन यू कांट अफोर्ड एडिडास यू बाय एबिबास, करेक्ट। तो ये एबिबास हो गया और ये एडिडास हो गया। अब आप इसमें देखो, ये क्या हो गया, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट ना। इसका जो भी पार्टनर होगा वो क्या बोलेगा, हाय आई एम फाउंडर ऑफ ट्राई लीगल, हाय आई एम पार्टनर ऑफ ट्राई लीगल, करेक्ट। तो आप मुझे एक बात बताओ, कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात हो रही है, यस और नो। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि भाई टाइटल ही डिफेक्टिव है आपका। तो अरे आया, हालांकि ये गुड्स से रिलेटेड नहीं है बट आपको समझाने के लिए मैंने बताया। सपोज करो मैं आपको चिप्स उठा के बेचूं और मैं बोलूं लेज, लेज, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो फ्रिटोलेज वाला है। लेकिन अगर बाद में पता चले कि ये मेरा कोई राइट ही नहीं है इस ब्रांड को यूज करके आपको प्रोडक्ट बेचने का, तब तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, डिफेक्टिव टाइटल हो जाएगा। और डिफेक्टिव टाइटल में आपके पास पूरा पूरा राइट है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर वही था, इट वाज breach of the implied condition that A had the right to sell. Now, in this case, B in such case will be entitled to reject the goods or take off the label and claim the damages for the reduced value. Guys, clear? Okay. दूसरा आता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अब देखो, आप अगर यहाँ पर चेक करो तो आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन, एक आपको मिलेगा सैंपल, और एक आपको मिलेगा सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। देखो तीनों का आप समझ लो, मतलब कॉन्सेप्ट तीनों में एक है। अगर मैंने गुड्स बेचा है और आपको मैंने गुड्स डिस्क्राइब किया था, ठीक है, मैंने आपको गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिया था, मैंने आपको बोला था गुड्स ऐसा 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 होगा, तो इन दैट केस गुड्स कैसा होना चाहिए, बिल्कुल वैसा जैसा मैंने आपको डिस्क्राइब किया, यस और नो। अगर वो वैसा नहीं होता है तो आप क्या बोलोगे, कंडीशन एज टू द डिस्क्रिप्शन इज नॉट मैच्ड एंड देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैंसल्ड। ओके गाइस, क्लियर? आपने वो मूवी देखा बैंड बाजा बारात? बैंड बाजा बारात ही तो था ना, अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह। ओके, देखो वो बैंड बाजा बारात के अंदर वो एक सीन रहता है जब ये लोग रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा दे स्टार्ट वर्किंग फॉर अ वेडिंग डिजाइनर कंपनी के लिए वो काम करते हैं वहां पे। तो वो लोग वहां पर जब है ना बात करते हैं कि आपका जो पूरा गैलरी होगा वो ऑर्किड से लगेगा, लेकिन ऑर्किड नहीं लगाया था। तो फिर वहां पर झगड़ा हो जाता है ये सब कि आपने ऑर्किड्स बोला था, आपने ऑर्किड्स क्यों नहीं लगाया। तो सीधा सीधा पॉइंट आएगा, द गुड्स आर टू बी सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। आपने डिस्क्रिप्शन दिया था कि ये ऐसा ऐसा रहेगा, अब इसमें अगर डिस्क्रिप्शन मैच नहीं कर रहा तो हम क्या बोलेंगे, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी अवॉइडेड और दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड। क्यों? क्योंकि आपने जिस हिसाब से गुड्स को डिस्क्राइब किया था उस डिस्क्रिप्शन को ये मैच नहीं कर रहा। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ये थोड़ी देर पहले हमने चेक किया था 1 आवर में 1 आवर आइसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो 1 घंटे में आपने डिस्क्रिप्शन दिया था, बेचते वक्त ये बोला था कि 1 घंटे में ये आइस बना देगा। अब अगर ये 1 घंटे में आइस नहीं बना रहा तो हम क्या बोलेंगे, आपके डिस्क्रिप्शन को मैच नहीं कर रहा प्रोडक्ट, करेक्ट। देयरफॉर आई एम गोइंग टू कैंसल दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। आप मुझे बताइए क्या आपको ये समझ में आया? अच्छा, दूसरा आता है सैंपल, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल। अब देखो सैंपल से क्या होता है, आपको एक पीस टेस्ट करवाया जाता है, यस और नो, करेक्ट। आपको एक पीस टेस्ट करवाया जाता है और टेस्ट करवाने के बाद आपको बोलते हैं देखो इस टाइप का प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। ये आपको दिखाया जाता है, खाने का चीज है तो टेस्ट करवाया जाएगा, अदरवाइज आपको दिखाया जाएगा कि देखो इस तरह का ये प्रोडक्ट रहेगा। और बाद में अगर वो उस तरीके का प्रोडक्ट नहीं होता तो फिर आपके पास क्या राइट है, यू कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसा बाकायदा मेरे साथ हुआ था। आई थिंक बैक इन 2015 मैं आई यूज्ड टू स्टे इन विले पार्ले। तो मैं वहां पे एक मैंगो वाली के पास गया था और उसको मैंने बोला मुझे अल्फांसो मैंगो चाहिए, तो उसने अल्फांसो मैंगो मेरे को दिया और टेस्ट करवाया। एंड दैट मैंगो, मतलब इतना मीठा आम। मैं उसको बोला एक काम करो 2 पेटी आम पैक कर दो आप, ठीक है। और उसने 2 पेटी आम पैक कर दिया। आई वाज गोइंग आउट स्टेशन, तो मैं 2 पेटी आम पैक करके वहां पे ले गया। आपको पता है जो आम उसने मुझे टेस्ट करवाया था और जो उसने पेटी में डाला, दोनों बिल्कुल अलग थे, ठीक है।
हालांकि वो जो मैं पेटी में उसने डाला वो भी ठीक ठाक ही था, बट इट वाज नॉट द सेम लाइक हाउ आई हैड टेस्टेड। तो अगर मैं मुंबई के मुंबई में ही होता उस टाइम पे, तो मैं उसको जाकर क्या करता, दोनों पेटी रिटर्न करता। ऑफ कोर्स जब मैं वापस आया उसको मैंने बोला क्या अंकल आपने कैसा मैंगो दिया, बोलते हो ही नहीं सकता, आप मुझे दिखाओ। तो मैं बोला सही बात है, पहले मैं ये एक्सेस बैगेज पे करके 2 पेटी आम लेकर गया, वो मैच नहीं कर रहा तो उसको एक्सेस बैगेज पे करके मैं वापस लाऊं। करेक्ट, तो ऐसा थोड़ी ना हो। तो मैंने उनको बोला वो तो मैंने मैंगोस तो वहां पर जो भी था निकल गया, बट आपका जो सैंपल आपने मेरे को दिया उसके साथ ये करस्पॉन्ड नहीं किया। इफ आई वुड हैव बीन इन मुंबई, तो मैं वो दोनों के दोनों पेटी ले जाकर अंकल को देता और मैं बोलता एक काम करो अंकल, प्लीज रिफंड माई, जो भी आपको मैंने पे किया है प्लीज रिफंड दैट। या तो मैं रिफंड मांगता, या फिर मेरे पास ऑप्शन था कि मैं बोलता अंकल ये 2 पेटी नहीं, जो आम मैंने आपने मेरे को टेस्ट करवाया मुझे वही आम का 2 पेटी पकड़ाओ। यस और नो? कंडीशन आ रहा है आपको समझ में? राइट। और तीसरा जो आता है उसमें डिस्क्रिप्शन भी है और सैंपल भी है। तो डिस्क्रिप्शन और सैंपल अगर दोनों के थ्रू आपका सेल हुआ है तो दोनों मैच करना चाहिए। दोनों में से कोई एक अगर मैच नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल करो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द ब्रीच ऑफ द कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू द सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। आया आपको ये समझ में गाइस? ये समझ में आया? राइट। तो ये तीनों अगर आप देखो तो तीनों के अंदर कंडीशन आपका सेम है। अब हम एक एक करके यहाँ पे पूरा डिस्कस करते हैं। तो देखो, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल of goods by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description। और इसके अंदर एक रूल आ जाता है, और वो क्या है, that if you contract to sell peas, you cannot compel the buyer to take the beans। तो आपने अगर पीस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको बीन्स लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो जो प्रोडक्ट आपको दिखाया वही प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए। सो द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स विच आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स। तो ध्यान रखना ये वाला जो लाइन मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, एग्जाम में आपको ये कमेंट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। वो आपको ऐसा लिख कर देगा, इफ द कॉन्ट्रैक्ट और इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट कंपेल द बायर टू टेक बीन्स कॉमेंट। तो आपको सिंपली यहाँ पर ध्यान रखना है क्वेश्चन किसके ऊपर आ गया, दिस इज ऑन द सेल बाय डिस्क्रिप्शन। आ रहा है? मैंने आपको जैसे बोला था 7 मार्क्स, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स। तो यहाँ पर ये आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल सकता है। Thus, it has to be determined whether the buyer had undertaken to purchase the goods by their description। अब डिस्क्रिप्शन कैसे हो सकता है, अब आगे यहाँ पर बताया, whether the description was essential for identifying the goods where the buyer had agreed to purchase। If that is required, then the goods which are tendered do not correspond to the description, it will be the breach of condition and it will entitle the buyer to reject the goods। पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो गुड्स आपने खरीदा है, ठीक है, द बायर हैड अंडरटेकन टू परचेज द गुड्स बाय देयर डिस्क्रिप्शन। अगर आपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जिस तरह से डिस्क्राइब था, वो गाना आपने सुना है? आई थिंक आप लोगों ने डेफिनेटली नहीं सुना होगा वो, खैर छोड़ो, बहुत ही ज्यादा पुराना गाना है, डेविएट हो जाएंगे। एनीवे, तो आप यहाँ पे सिंपली चेक करो डिस्क्रिप्शन, मैंने यहाँ पे गौरव को डिस्क्राइब किया था। रिमेंबर ये एग्जांपल देते वक्त मैंने बोला था, गौरव को मैंने डिस्क्राइब किया था कि मोबाइल फोन जो है वो 40 घंटे का आपको बैटरी बैकअप देगा। श्याम ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था कि दिस कार इज सुटेबल फॉर द टूरिंग पर्पस। तो डिस्क्रिप्शन को मीट नहीं कर रहा तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके लिए, वॉइड हो जाएगा, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। राइट, बट लेकिन गौरव ने जब खुद ही आके मेरे को बोला मुझे S400 मोबाइल फोन चाहिए, तब यहाँ पर सेल बाय डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ है। यहाँ तो आपने मेरे को सीधा क्या बोला, आके प्रोडक्ट का नाम बताया। हाँ, अब S400 के बजाय मैं इसको S300 दूं तो बात अलग है, but otherwise he cannot breach me for, or he cannot sue me to cancel the contract with respect to the battery backup, क्योंकि यहाँ पर बैटरी बैकअप के बेसिस पे हमारा ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं था। गौरव ने आके सिंपली मेरे को बोला था सर मुझे S400 चाहिए, और मैंने उसको S400 यहाँ पे पकड़ा दिया। तो अब देखो, it is a condition which goes to the root of the contract and the breach of it entitles the buyer to reject the goods whether the buyer is able to inspect them और नॉट। तो बायर ने उसको इंस्पेक्ट किया या नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपने बेचा था तो आपका जो गुड्स है वो करस्पॉन्ड करना चाहिए उसी डिस्क्रिप्शन को। जैसे यहाँ पर बताया, ए
at Kolkata sells to be 12 bags of waste silk. ठीक है, अब जो यहाँ पर, अब जैसे आसाम टी, दार्जिलिंग टी, ये आपने डिस्क्राइब कर लिया, नीलगिरी टी, ये आपने इस तरह से डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो अगर वो वेस्ट सिल्क नहीं है, अगर वो असम टी नहीं है, अगर वो दार्जिलिंग टी नहीं है, तो वहां पर बायर जो होगा, बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बात हुआ था। सेम वे आप देखो, ए वॉज कॉन्ट्रैक्टेड टू बी सोल्ड एज, अ शिप वॉज कॉन्ट्रैक्टेड टू बी सोल्ड एज कॉपर फासन वेसल, मतलब जिसके ऊपर कॉपर की पूरी परत लगी हुई होगी, एक ऐसा शिप बेचने का बात हुआ था। अब बाद में पता चला कि उसमें खाली आधा शिप में उसने कॉपर लगाया, बचे आधे में कॉपर नहीं लगाया। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? द गुड्स डिड नॉट करस्पॉन्ड द डिस्क्रिप्शन एंड हेंस कुड नॉट बी, and this goods can be returned, and if the buyer has taken the goods he can also claim for the damages for the breach. अब यहाँ पर आप देखो, द एक्ट हाउएवर डू नॉट डिफाइन द डिस्क्रिप्शन। अब ये जो डिस्क्रिप्शन होगा, ये आपको डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस के ऊपर कि ये किसको है। जैसे आप अगर किसी क्लास और किसी काइंड ऑफ गुड्स को स्पेसिफाई करते हो, जैसे आसाम टी मैंने आपको बोला, ठीक है, या उसके कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आप बताते हो, तो हम बोलेंगे द गुड्स आर सोल्ड बाय द डिस्क्रिप्शन। मतलब पता कैसे चलेगा कि गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन? तो या तो आप उसके किसी क्लास या उस टाइप के गुड्स को बताते हो, स्पेसिफाई करते हो, देखो ऐसा होगा, या फिर आप यहाँ पर क्या करते हो, उसको आप डिस्क्राइब करते हो विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन, वो ऐसा रहेगा। तो ये आपके पास आ जाता है गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट आता है गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल। तो सैंपल के अंदर सिंपल सा पॉइंट है, देयर इज अ इम्प्लाइड कंडीशन दैट द बल्क शैल करस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी, और बायर को आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा कि वो बल्क को कंपेयर कर सके सैंपल के साथ में। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ अ सेल ऑफ सैंपल ऑफ 2 पार्सल ऑफ द व्हीट, द सेलर allowed the buyer an inspection of the smaller parcel but not for the larger parcel. In this case, it was held that buyer was entitled to refuse to take any latent of the parcel of the wheat. Why? क्योंकि जब आप गुड्स को सेल करते हो बाय वे ऑफ सैंपल, इसमें दो कंडीशंस आपके लगे हुए, एक जो आपका बल्क है वो सैंपल को मीट करना चाहिए, ठीक है, और दूसरा आपको बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा कि वो जो सैंपल है उसको कंपेयर कर सके किसके साथ, आपके पूरे बल्क के साथ में। और अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपको यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बेसिकली ये कंडीशन आपका ब्रीच हो जाएगा। इसके अलावा गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग इट टू बी अनमर्चेंटेबल। अभी हम अनमर्चेंटेबल पढ़ेंगे। अनमर्चेंटेबल मतलब ये बिकाऊ नहीं है या ये बिकने लायक नहीं, बिकाऊ तो नहीं बोलूंगा, ये बेचने लायक नहीं है। अब आप मुझे बताओ, अगर मोबाइल फोन में कोई स्क्रैच आ गया, ठीक है, एक नए मोबाइल फोन में कोई स्क्रैच आ गया, क्या वो मर्चेंटेबल है फोन? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ये गुड्स क्या हो गया, अनमर्चेंटेबल हो गया, ये बिकने लायक नहीं है, ठीक है। सेम वे आप कोई भी यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट को देख लो जिसके अंदर कुछ स्क्रैच वगैरह आ गया या कोई चीज उसमें टूट गया है, कोई क्रैक आ गया है, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज अनमर्चेंटेबल। अब ध्यान रखना, यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि ये स्क्रैच, ये डेंट, इस तरह की जो चीजें हैं, क्या ये ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से पकड़ में आ सकता है या नहीं? अगर ये ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से पकड़ में आ सकता है और आपने बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया था इन गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, चेक करने के लिए, और फिर भी उसने इन डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया, तो बायर की गलती। ध्यान रखना, मैं यहाँ पर आपको ब्लैंक स्क्रीन में दे देता हूँ, तो आप इसको बाद में नोट डाउन कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना। से यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम बात करते हैं कि गुड्स को आपने दिया, ओके ये देखो, डिफेक्ट्स या डिफेक्ट्स या फिर अनमर्चेंटेबल गुड्स अगर है, क्या ये ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से आइडेंटिफाई हो सकता है या नहीं? कैन इट बी आइडेंटिफाइड वाया
ordinary examination by the buyer। अगर आपका आंसर है यस और यहां पर आपका आंसर होगा नो, अगर नो तो यहां पर बायर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट लेटर ऑन ऑल्सो। बायर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट लेटर ऑन। ठीक है, लेकिन अगर आपका आंसर है यस तो फिर आपको यहां पर पूछा जाएगा वॉज बायर गिवन reasonable opportunity to examine the goods। आपका आंसर हो सकता है यस या आपका आंसर हो सकता है नो। अगर आपका आंसर है नो तो फिर ये बायर कैन कैंसिल द गुड्स लेटर ऑन, बट आपने बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया था एग्जामिन करने का। नो हियर द बायर कैन नॉट कैंसिल। ये आ रहा है आपको समझ में गाइस? ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? देखो इसको मैं हाईलाइट ऐसे कर देता हूं ताकि आप समझ सको ये सब एक ही पॉइंट है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रीजनेबल अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। डन। ओके, तो यहां पर वही आ रहा है। अब देखो इसमें ये जो एग्जाम्पल है ये कई बार आएगा। अब देखो अब यहां से जो भी एग्जाम्पल्स आप पढ़ोगे ना ये कई बार अब रिपीट होता जाएगा, आपको दिखेगा। अब देखो जैसे अ कंपनी सोल्ड सर्टेन शूज विच इज मेड अप ऑफ स्पेशल सोल, और ये सैंपल से उन्होंने उनको दिखाया था किसके लिए? फ्रेंच आर्मी के लिए। अब उसमें ये बाद में पता चला कि जो शूज है इसमें पेपर होता है। अब जूते के अंदर अगर पेपर होगा तो क्या होगा? पानी में अगर जाएगा तो खराब हो जाएगा ना वो। अब ये डिस्कवरेबल नहीं था बाय द ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन, तो यहां पर बायर वाज एंटाइटल्ड टू रिफंड द प्राइस, मतलब बेसिकली इज एंटाइटल्ड टू गेट द रिफंड ऑफ द प्राइस व्हिच इज पेड प्लस आल्सो द डैमेजेस। इज दिस क्लियर? अब आपको समझ में आ रहा है जो मैंने चार्ट अभी आपको बना के दिया? इट प्रीटी मच सम्स अप द एंटायर केस हियर। ओके, फिर देखिए अगर सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन है तो इसको तो इन्होंने खुद ही शॉर्ट में लिख दिया कि नहीं यार ये तो सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों को क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो बायर के पास राइट है कि वो रिजेक्ट कर सकता है गुड्स को। अब आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी और फिटनेस। अब देखो क्वालिटी और फिटनेस का पॉइंट क्या रहता है? क्वालिटी और फिटनेस का ये मतलब होता है इज इट फिट फॉर द पर्टिकुलर पर्पस और नॉट। सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर ये। अब if it does not fit for the purpose then the buyer will have the right to reject the goods provided you relied upon the seller। जैसे गौरव ने आके मेरे को बोला सर मुझे 48 आवर्स का बैटरी बैकअप वाला मोबाइल फोन चाहिए। गौरव ने मुझे अपना पर्पस बताया, उसने मेरे पे रिलाई किया और मैंने उसको एक मोबाइल फोन बेचा। अब अगर वो मोबाइल फोन बैटरी बैकअप नहीं देता तो यहाँ पर क्या बोलेगा? इट डज नॉट फिट फॉर द पर्पस, द कंडीशन एज टू द फिटनेस इज ब्रीच्ड, हेंस गौरव हैज द राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन गौरव ने खुद ही आके मेरे को बोला सर मुझे S400 मोबाइल फोन चाहिए, तो इन दैट केस ही विल हैव नो राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो? बिकॉज ही हैज नॉट रिलाइड अपॉन मी। वो ब्रांड के अंदर यहाँ पे गुड्स को लेकर गया। तो आप ये देखो ordinarily there is no implied condition as to the quality of fitness for the goods which is sold for any particular purpose. However, the condition as to the reasonable
फिटनेस ऑफ द गुड्स फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस मे बी इम्प्लाइड। कब? इफ, ये दिख रहा है, if the buyer had made known to the seller the purpose of his purchase and relied upon the skill and judgment of the seller to select the best goods, and the seller has ordinarily been dealing in the goods, in that case, even if the implied condition will not apply if the goods are sold under the trademark or a patent name। हालांकि यहाँ पे जैसे ब्रांड नेम के अंदर अगर वहां पर गया तो ये कंडीशन आपका अप्लाई नहीं होगा, पर ब्रांड नेम के अंदर नहीं गया तो डेफिनेटली यहाँ पर ये आपका अप्लाई हो जाएगा। ये आगे और क्लैरिटी आएगा, डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट। ये कैविएट एम्प्टर जब हम पढ़ेंगे, लेट द बायर बिवेयर, ये वहां पर फिर से रिपीट आपका होगा। सो डोंट वरी अगर आपको ये आधा अधूरा भी आए, क्योंकि इसको मैं आगे कनेक्ट करूंगा। जैसे आप यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए इस वक्त ये है, ए बॉट अ सेट ऑफ फॉल्स टीथ फ्रॉम बी अ डेंटिस्ट। अब बाद में पता चला वो जो दांत है वो ए के मुंह में फिट हो ही नहीं रहा, तो अब ए के पास क्या राइट है? ही हैज अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, राइट, जो भी इसको नकली दांत दिए, एंड ही कैन ऑल्सो क्लेम फॉर द रिफंड ऑफ द प्राइस। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके ओके। अब देखो, ए वेंट टू बी शॉप एंड आस्क्ड फॉर मेरिट स्विंग मशीन, तो ये वही वाला केस हो गया। गौरव केम टू मी और मुझे बोला सर मुझे सैमसंग S400 मोबाइल फोन दे दो। B gave the mobile phone, A paid the price, A relied on the trade name। गौरव रिलाई कर रहा है किसके ऊपर? सैमसंग के ब्रांड नेम के ऊपर, rather than on the skill and judgment of the seller। In this case there is no implied condition as to the fitness for the machine। आप बताओ, is this clear? Right? Clear? अब लग रहा है ना काफी बार रिपीट हो रहे सर ये पॉइंट्स, सेम पॉइंट्स वापस से रिपीट हो रहे, क्योंकि अब ऐसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कंडीशन एज टू द मर्चेंटेबिलिटी। तो मर्चेंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है? मर्चेंटेबिलिटी का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, क्या गुड्स बेचने लायक है, क्या गुड्स उस कंडीशन में है कि वो बिका जा सके, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एवरी डिफेक्ट्स। अब ये डिफेक्ट्स अगर आपको ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से पता चल सकते हैं तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, नहीं चल सकते बाद में पता चलेंगे तो फिर आप वहां पर इसको बाद में रिजेक्ट करोगे। जैसे एक सिंपल सा पॉइंट आता है, जैसे आप एक सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल परचेज करते हो और वो जो सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल है इसका सील टूटा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, क्या ये मर्चेंटेबल है या नहीं? नो, ये मर्चेंटेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या 2 घंटे बाद आप आके मुझे वो बॉटल वापस रिटर्न कर सकते हो कि सर इसका तो सील टूटा हुआ है? क्या 2 घंटे बाद आप मेरे से अभी खरीद के गए, 2 घंटे बाद आके मेरे को आप बोलते हो सर ये जो मोबाइल, ये कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आपने बेचा इसका सील टूटा हुआ है, क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि देखो, मर्चेंटेबिलिटी एवरीथिंग इज देयर, बट इफ द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स देयर शैल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन एज रिगार्ड टू द डिफेक्ट विच सच एग्जामिनेशन ought टू हैव रिवील्ड। फिर से वापस से पॉइंट किसका आ गया? कैविएट एम्प्टर का आ रहा है कि बायर तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप गुड्स को परचेज कर रहे हो तो आपको ध्यान से चेक करना चाहिए कि ये गुड्स आपके एग्जामिनेशन, हाँ, ऑर्डिनरी डिलीजेंस वाला पॉइंट पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आता है आपके पास। फिर आप देखो कंडीशन एज टू द होलसमनेस। होलसमनेस का क्या मतलब हो गया? क्या वो एडिबल है, क्या वो खाने लायक है? इज इट एडिबल और नॉट? क्या वो खाने लायक है क्या? अगर वो खाने लायक नहीं है तो कंडीशन एज टू द होलसमनेस इज ऑल्सो ब्रीच्ड। जैसे कि आपको एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट बेच दिया, अब आप बोलोगे सर प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखा हुआ था तो आपने देखा नहीं। अब मुझे बताओ, एक मिठाई की दुकान में आप जाते हो, क्या वहां पर मिठाई की दुकान में जो मिठाई पड़ा है क्या उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखा हुआ होता है क्या? आप रसगुल्ले खरीदने के लिए गए, राइट, आप अग्रवाल स्वीट्स गए रसगुल्ले खरीदने के लिए, आप तो क्या देखोगे? वो फ्रिज के अंदर सामने उसके एक पतीले में रसगुल्ला पड़ा है, ठीक है, चाशनी में डूबा हुआ, स्विमिंग करता हुआ, करेक्ट। उस पर थोड़ी ना लिखा हुआ रहेगा एक्सपायरी डेट बेस्ट बिफोर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। आप क्या बोलोगे? भैया वो 10 रसगुल्ले आप दे देना, वो रसगुल्ले आपको डब्बे में डाल के देता है, पता चले वो रसगुल्ले पिछले हफ्ते के बने हुए, तो आप क्या बोलोगे? कंडीशन एज टू द होलसमनेस इज नॉट मेट।
अरे समझा, ये समझा। अब ये किसके ऊपर आएगा, दिस विल बी इन केस ऑफ ईटेबल्स एंड प्रोविजंस। तो आपको ऐसा नहीं देना। अब जैसे ये एग्जांपल है, ए सप्लाइड एफ विद द मिल्क, मिल्क के अंदर थे टाइफॉइड जर्म्स, एफ की वाइफ ने उस मिल्क को कंज्यूम किया एंड शी डाइड। नाउ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू द फिटनेस, दैट इज wholesomeness, एंड ए इज आल्सो लायबल टू पे द damages। बताइए, इज दिस क्लियर? ओके। फिर देखिए आ जाता है इम्प्लाइड वारंटी। तो इम्प्लाइड वारंटी फिर हम नेक्स्ट क्लास से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। आज तक जितना हमने पढ़ा है उसको मैं आप लोगों को बोलूंगा, आप कंप्लीटली उसको रिवाइज करके रखो, बिकॉज अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी आपका फटाफट से फिनिश हो जाएगा। आई थिंक नेक्स्ट वीक में वी विल बी थ्रू विद आवर सेल ऑफ गुड्स एक्ट पूरा। ओके, सो दैट्स इट फॉर योर दिस लेक्चर देन, टेक केयर, बाय बाय।